हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं देखो रिसर्च करके लाया हूँ 5, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ना वो इस साल भी आए। तो कुछ मैंने छाट छाट के हम पे अपने दिमाग लगा लगा कर 5 ऐसे जीवन परिचय लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। आपको पता है जीवन परिचय कम से कम 5 से 6 आते हैं, है ना। उनमें से आपको 2 तो लिखने ही होते हैं। तो मैं 5 आज जीवन परिचय बताऊंगा जिनमें से मेरा दावा है कि 4 से 5 पाँचों भी आ सकते हैं या कम से कम 3 से 4 तो आएंगे ही आएंगे। और जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है रसखान जी के जीवन परिचय को। कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और किन बातों को ध्यान में रखना वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2022 में ये नहीं आया था तो इस साल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके बारे में से। क्या लिखना होगा? हिंदी काव्य की श्री विद्धि ना जाने कितनी ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई, क्योंकि रसखान जी है ना मौलवी टाइप के थे, मुसलमान थे। किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे, ठीक है। ये एक मुसलमान थे लेकिन हिंदू धर्म के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति बहुत बड़े भक्त थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लिखेंगे उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जो जन्म हुआ था ना 1558 ईस्वी, सन 1615 के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में फिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। देखो बच्चों, जब जीवन कब हुआ, कहाँ पैदा हुए, कब मृत्यु हुई, ये लिखना ज़रूरी है। क्या रचना थी, है ना। और इन सबको अगर आप लिखोगे ना, आप ऐसे एक टेबल में बना के जब लिखोगे तो उसका प्रेजेंटेशन और अच्छा निकल के आता है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर नागेंद्र भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यतीत होकर, विप्लव का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही दर्दनीय वगैरह थी, हाँ, ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ के शरणागत हो गए। इनकी रचनाओं से यहाँ प्रमाणित होता है कि यह पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकर्षित हुए और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी बिल्लट नाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी ये सन होता है, इसके लगभग हुई थी, क्योंकि बहुत पहले के कवि थे ना, तो लगभग में आइडिया लगता है, एग्जैक्ट नहीं पता। तो इनकी रचनाएं क्या थी? रसखान की निम्नलिखित रचनाएं, जैसे सुजान रसखान है, इनकी रचना कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहों में प्रेम त्याग में निष्काम स्वरूप काव्यात्मक वर्णन है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है। इनका साहित्य में क्या स्थान था, ये टॉपिक है। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनकी काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्धार है। यही कारण है कि इनकी स्वच्छंद काव्य का धारा का प्रवर्तक कहा जाता है इनको। इनकी काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता, तन्मयता को देखकर भारतेंद्र जिंदू ने कहा था कि
कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटीन हिंदू वारी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लिखोगे याद रहेगा तो अच्छा होगा। तो आपके जो आपने लिखा है जीवन पर उसको और अच्छा बना देता प्रेजेंटेशन को। तो इतना आप लिखोगे ना रसखान जी पे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, कोशिश करना कि आप फ्लो चार्ट बना लें, ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाएं और उस फ्लो चार्ट में हो सके तो जीवन कब हुआ, जन्म स्थान, मृत्यु, 2-3 रचनाएं भी लिख दो यहाँ पर, तो प्रेजेंटेशन और अच्छा लगता है। आपने जो यहाँ लिखा है उसको भी आप शब्दों में भी लिख देंगे तो और निखर के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। महादेवी वर्मा, देखिए कितने साल पूछा गया है। ठीक है, इस साल भी आ सकता है। श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कलाप्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावादी कवि कौन कौन है? पंत है, निराला जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महादेवी। ठीक है, वृहत कवि चतुष्टय में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। ये वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और साहित्य पर साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया और 28 नवंबर 1983 को इन्होंने इनकी गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन प्रयत्न साहित्य साधना करती रही और 11 सितंबर 1987 को ये इस संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। अब रचनाएं लिखिए। ठीक है, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निहार। यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं और उसमें वेदना और करुणा का प्राधान्य है। गीतों में वेदना और करुणा के भाव हैं। ठीक है, यह भावमय गीतों का संग्रह है। निहार। रश्मि है। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, रहस्यवादी 35 कविताएं हैं। नीरजा या 58 गीतों का एक संग्रह है। इसमें संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ गीतों में मनोरम चित्रों के अंकन भी हैं। ठीक है, सांध्य गीत, इसमें 54 गीत हैं। ठीक है, और दीपशिखा यह रहस्य भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावनात्मक गीतों का संकलन है। ठीक है, साहित्य में इनका क्या स्थान था? हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी को अपूर्ण सेवा की है। मीरा के बाद अब अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। हिंदी में जितनी ख्याति मिल सकती थी ना, सब इनको मिला है। ठीक है, इनके गीत अनुपम अनुभूतियों और चित्रमय व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इनको क्या कहा है? देखो, लास्ट में कोई एक, ठीक है, अगर श्लोक छोड़ते हो, हर कवि किसी दूसरे कवि को ना अच्छा बताता है, तो वो श्लोक के माध्यम से बताता है। कवि हैं तो अगर ये आप याद कर पाओगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट,
राम नरेश त्रिपाठी जी। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया, इस साल आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य, आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं और राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं, दिल को छू जाते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था ना, वो 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयलीपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती भाषाओं को भी इनकी भी अच्छी ज्ञान थी इनको। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। साउथ में ना तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब बोला जाता है, वहाँ पे भी उन्होंने हिंदी का बहुत प्रचार किया क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र 1962 में स्वर्गवासी हो गया था। ठीक है, रचनाएं क्या है? त्रिपाठी जी के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य, संस्मरण साहित्य के लेखक भी थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना, लोक साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं खंड काव्य, पथिक, मिलन, स्वप्न, ये 3 प्रधानात्मक खंड काव्य हैं। मुक्त काव्य क्या है? मानसी, फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा, उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणाप्रद कविताएं संग्रहित हैं। लोकगीत, ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव और भावपूर्ण गीत हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे वीरांगना और लक्ष्मी, ये उपन्यास है। सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक, ये नाटक हैं। सपनों के चित्र, ये कहानी है। तुलसीदास और उनकी कविता, ये एक आलोचना है। कविता कौमुदी, शिव भामिनी, ठीक है। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण है। तो ये सब उन्होंने लिखा है। साहित्य में इनका क्या स्थान है? खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। ये खड़ी बोली बोलने वाले कवियों में से आते हैं। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी की प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बोल देंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। परतंत्र भारत की दुर्दशा को देखकर इनकी आत्मा चित्कार उठती थी। ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकता को पहचाना और ये स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते थे। राष्ट्रीय भावना से पूर्णता से ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। जीवन परिचय। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे, टीचर थे। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के अंतर अपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है,
ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। 30 वर्ष तक, ठीक है, संपादक और पत्रकार थे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्रा भी की। कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए और इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिटरेचर की उपाधि, ठीक है, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण क्रांति का शंख फेंकने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी 1968 को दिवंगत हो गया। दिवंगत भगवान जी को प्यारे हो गए, ठीक है ना। इनकी क्या कृतियाँ हैं, क्या इनकी रचना है? चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और सिद्धहस्त संपादक थे, परंतु कवि के रूप में ही इनकी प्रसिद्धि अधिक है। इनकी कविता संग्रह हिम क्रिकेटिनी, हिमंत रंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गधर्य, इनकी, ठीक है, इनकी जो हिमंत रंगिनी साहित्य है ना, अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। अन्य है जिसमें उन्होंने लिखा है साहित्य देवता, चतुर्वेदी के भावात्मक निबंधों का एक संग्रह है। रामनवमी, ये प्रभु प्रेम और देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया है। इसमें संतोष, बंधन सुख नामक रचनाओं में भी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियाँ संजोई गई हैं। साहित्य में इनका क्या स्थान था? श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी एक रचना है, हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। आपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचनाएं कर युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। अगले आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, स्मृति सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा लिखना है इनके बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में उत्साह का संचार कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। आपकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवियत्री के रूप में जाने जाने लगी। जीवन परिचय में क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा, मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके प्रति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गईं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविता लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवयित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुणों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं तरुण तरुणाओं में क्रांति की भावना ज्वाला फेंकती रहीं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना है ना आपने। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की भी सदस्य रहीं। 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना में एक प्रतिभाशाली कवित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। ठीक है, दुर्घटना में इनकी जान चली गई थी, एक्सीडेंट में। इनकी काव्य कृतियाँ क्या हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। पहला है मुकुल। इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह पर इसे केसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, सेक्सरिया पुरस्कार। त्रिधारा,
इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। ठीक है, कुछ याद कर लीजिएगा, लिखना तो पड़ेगा ही है ना। साहित्य में स्थान लिखना लास्ट में। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया वह अपने आप में स्मरणीय है और नारी जगत के आदर्श है। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय बताए हैं, जिससे मेरा दावा है 3 से 4 तो आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा। ठीक है, आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करके करना तो अच्छा रहेगा। और ऑल द बेस्ट बच्चों। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।